हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। हम लोग कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 2023 अटेम्प्ट और आज उसका तीसरा सेशन है। हम लोग ये बैच 2 दिन पहले से स्टार्ट किया था और आज हम लोगों ने पहले दिन किया था बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स रेट्स। कल हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था और आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 है। जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर पहली बार हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है, रोज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन चलेगा और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने पहले वाले सेशन में आपको बता दी थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये पूरा जो फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाला कोर्स चल रहा है, इसकी मैंने एक पूरी बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अभी तक ये आज क्योंकि तीसरा सेशन है तो आपको ये तीनों सेशंस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्ट्रैटेजी सेशन भी दिखाई देगा और आपको नोट्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट, सो रोज रात को 9 बजे यूट्यूब पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन चलता है इसी यूट्यूब चैनल पर। और अनअकैडमी प्लस पर मेरा वार्म अप बैच चल रहा है जो कि प्राइमरीली तो नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं पूरा डिटेल में। ये वाला बैच स्टार्ट हुआ था 6 जनवरी से और अगर आप में से कोई भी, वैसे तो आप सभी लोग जो भी ये वाला सेशन देख रहे हैं सब मई 23 वाले, तो मई 23 वाले स्टूडेंट्स अगर आप लोग जीएसटी डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो आप उस वार्म अप बैच को जरूर अटेंड करो। ठीक है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उस वार्म अप बैच को जरूर अटेंड करो। उसमें जीएसटी एज एप्लीकेबल फॉर मई 23, क्योंकि नवंबर 23 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स है वो तो अभी तक आए भी नहीं है। राइट, वो तो अभी सरकार ने ही निकाले तो हमें तो क्या ही पता चलेंगे। तो लेकिन हमें मई 23 वाले जो भी अमेंडमेंट्स है वो तो पता है। तो जो प्लस में वार्म अप बैच चल रहा है वो कायदे से मई और नवंबर दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए, और प्राइमरीली वो मई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें कंप्लीटली अपडेटेड और अमेंडेड जीएसटी डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। राइट, इस बैच में भी फास्ट ट्रैक में भी जीएसटी में कंप्लीट करूंगा, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड आप लोगों से ये करूंगा कि आप प्लस पे वो जो डिटेल वाला बैच चल रहा है उसको जरूर देखो। वो 9 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। राइट, उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए सर, आगे हम लोग चलते हैं। प्लेलिस्ट और नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो भी है पूरे के पूरे फास्ट ट्रैक टैक्स की, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो भी नोट्स हैं, जो भी मैं यहाँ पर स्लाइड्स दिखाता हूँ वो, प्लस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और टेक्स्ट एंड ऑल, तो वो सारे के सारे नोट्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, तो अगर आप जरा से भी कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप प्लीज उस स्ट्रैटेजी सेशन को भी जरूर देखिएगा। इस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलो सर, शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने कल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया था। कल हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें पढ़ी थी। एक बार क्विकली देख लें हम लोग फटाफट से, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद आज वाले सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोगों का खत्म भी हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 22 पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन। उसमें हम लोगों ने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होने के लिए आप असेसी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयरटू, और उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आनी चाहिए। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि 2 टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या तो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी हो जिसको हम लोग रेंटेड बोलते हैं, या तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जो आपने खुद से ऑक्यूपाई कर रखी है। अगर आपकी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी है तब तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर आपकी खुद की ऑक्यूपाइड है तो फिर देखा जाएगा कि आपके पास 2 है या 2 से ज्यादा है। अगर आपके पास 2 है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा है तो 2 को तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी जितनी भी हाउस प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज मान लिया जाएगा और उसको टैक्सेबल उस हिसाब से कर लिया जाएगा। आज बेसिकली हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो फिर कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी कि 2 पे एग्जेम्प्ट और 2 से ज्यादा जो भी है, 2 के बाद जो भी है उन पर टैक्स लगेगा। तो इस पे कैसे टैक्सेबल टैक्स लगता है उसके बारे में हम लोग आज से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका वो बिजनेस के बैलेंस शीट में एज अ बिल्डिंग लिख के आता है और वहां पर उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। राइट, चलो निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू से, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स की वैल्यू होती है। फिर फेयर रेंट, जो कि बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंग्स का रेंट होता है, विच एवर इज हायर, उससे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ होता है, इन दोनों का जो भी लोअर होता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से जो भी हायर होता है उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कह देते हैं। उसमें से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड को माइनस करते हैं और फिर नेट एनुअल वैल्यू बचता है, और उसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 आते हैं।
डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में पहला 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। आई सिंसियरली होप कि कल तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मैंने नोट्स में दिए थे वो आप लोगों ने आज सॉल्व कर लिए होंगे, कल से लेकर आज तक में सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप रोज के रोज करते रहोगे ना तो टैक्सेशन में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। और जैसे स्ट्रैटेजी सेशन में मैंने रिवीजन करने का तरीका बताया, अगर आप वैसे करते रहोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। अगर आप ये सोच लोगे ना कि हाँ मैं क्लासेस तो देख ही रहा हूं लेकिन नोट्स में दिए हुए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, तो फिर से आपका फ्लो टूट जाएगा और फिर से आपको आगे चलकर टैक्सेशन में डर लगने लग जाएगा। राइट, सो दिस थिंग दैट आई एम डूइंग इज अ वंडरफुल थिंग। मैं पर्सनली बहुत सैटिस्फाइड हूं कि हाँ जो यहां पर मैं आप लोगों को क्वालिटी दे रहा हूं, जो यहां पर मैं आपको क्वांटिटी भी दे रहा हूं और क्वालिटी भी दे रहा हूं, वो कमाल की चीज है। क्योंकि मैंने आपको अपने जितने भी नोट्स दिए उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। राइट, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर क्लास में कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कल कवर किए उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के नोट्स में थे वो सारे के सारे आप लोगों को अभी तक कर चुके होने चाहिए थे। अगर आप लोग अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कर देना। ठीक है, अभी आज ये वाला सेशन देख लो, लेकिन उसके बाद मेक श्योर कि कल कैपिटल गेन्स में आने से पहले आप एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी को पूरा कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आप लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस की कि रिवाइज नहीं किया, रिवाइज बाद में करेंगे वगैरह वगैरह, किसी ना किसी चीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनके बीच में आप लोगों को अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। राइट, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कभी आपका स्कूल का एग्जाम होगा, कभी आपका कॉलेज का एग्जाम होगा, कभी घर पे कुछ होगा, कभी कहीं कुछ होगा, कभी कहीं कुछ होगा। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी और जितना भी हम लोग अपना डेली कर रहे हैं उस स्पीड से आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई को आगे करना पड़ेगा। ये करना होगा, तभी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, आई कीप ऑन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड स्टूडेंट्स जस्ट कीप ऑन टेलिंग मी कि सर टैक्सेशन में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर बहुत लग रहा है। राइट, तो इसी डर को ओवरकम करने के लिए ही मैंने ये वाला तरीका निकाला फास्ट ट्रैक में कि हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लास में करेंगे और उसी से रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वो सॉल्यूशन सहित मैंने आप लोगों को नोट्स में दिए हुए। ठीक है, और नोट्स भी चैप्टर स्टार्ट होने के पहले दिन ही आपको पूरे के पूरे चैप्टर के मिल रहे हैं, पार्ट्स में भी नोट्स नहीं मिल रहे। राइट, तो वो आप लोग अगर उसको देखोगे, उन क्वेश्चंस को करोगे, क्लास के तुरंत बाद करोगे या अगले दिन करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर किसी ने सिर्फ इतना कर लिया ना, ये फास्ट ट्रैक वाली क्लासेस देख ली और नोट्स में जो भी क्वेश्चंस उतने कर लिए, एग्जामिनेशन गारंटीड है। लेकिन उनको कायदे से करना पड़ेगा। ठीक है, कायदे से करना पड़ेगा, रिवाइज कायदे से करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हाँ ठीक है मैंने बस क्लासेस देख ली, अब तो सर ने बोल दिया कि एग्जामिनेशन गारंटीड है और बस क्लासेस देख ली, मैंने रिवाइज किया नहीं और नोट्स से मैंने क्वेश्चंस किए नहीं या क्वेश्चंस भी देख लिया ऊपर ऊपर से बस देख लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया, तो फिर भाई उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न, द कंटेंट इज मोर देन इनफ। कल की क्लास के कमेंट सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर एमसीक्यूज करवाइए। मैं बिल्कुल एमसीक्यूज करवाऊंगा। एमसीक्यू से रिलेटेड बुकलेट अभी आईसीएआई ने मई 23 के लिए रिलीज नहीं की है। राइट, सो प्लीज गेट दैट स्ट्रेट। एमसीक्यूज जैसे ही रिलीज होंगे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट और मैं सारे के सारे एमसीक्यूज मई 23 के लिए यहीं पर यूट्यूब पर करवा दूंगा। आईसीएआई की वेबसाइट पर जो भी एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाली बुकलेट है वो जनवरी 22 में पब्लिश हुई थी, विच वाज रेलेवेंट फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट्स। राइट, तो वो अपडेटेड नहीं है, वो अमेंडेड नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं, कुछ दिन का वेट करते हैं। आईसीएआई नई बुकलेट निकालेगा, मेरे हिसाब से नई बुकलेट निकालनी चाहिए एंड वंस द न्यू बुकलेट गेट्स रिलीज्ड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट और मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के यूट्यूब पर आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, आज ही सुबह, आज कौन सी तारीख है, आज 18 जनवरी, तो आज ही सुबह मैंने चेक किया फिर से आईसीआई की वेबसाइट पर। आई एम डूइंग दिस डेली और अगर आप लोग भी चेक कर रहे हो ना तो आप लोग भी कर लो। वो जो एमसीक्यू वाली बुकलेट है उसको देख लो, जनवरी 22 उसमें पब्लिश है। जिस दिन आपको जनवरी 23 पब्लिश दिख गया उस दिन मैसेजेस की भरमार कर दो मेरे ऊपर। मैं तो कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी अगर आपके पास मेरा नंबर है, कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो भेज दो मैसेज, सर आ गई, सर लेटेस्ट बुकलेट आ गई, सर लेटेस्ट बुकलेट आ गई, सर लेटेस्ट बुकलेट आ गई। मैं बनाऊंगा ना वीडियो, मैं अपनी तरफ से तो चेक कर ही रहा हूं, आप लोग भी चेक करो, अगर आ जाए तब बताओ। लेकिन जनवरी 22 के लिए आप अभी उस बुकलेट को मत करो। ठीक, कुछ दिन वेट करते हैं। मान लो आईसीएआई ने नई बुकलेट नहीं निकाली, मान लो आईसीएआई ने नई बुकलेट नहीं निकाली, तो फिर मैं पुराने वाले क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, थोड़ा अपडेट वगैरह करके मैं अपने आप से कर लूंगा कुछ। ठीक है, but as of now I'm thinking ICAI will come up with a fresh booklet for May 23 and November 23, so let's wait for that, right?
हैविंग सेड दैट, चलिए सर शुरू करते हैं। तो 30% ऑफ एनएवी और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इस तरह से आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोगों ने ये वाली चीज देखी थी। इसमें कहा था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन आपका अलाउड हो जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके अंदर दो केसेस आते हैं। एक होता है स्पेशल केस, दूसरा होता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में आपको, स्पेशल केस में तीन चीजें होती हैं कि आपका लोन लेना हुआ होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ होना चाहिए, और जिस साल आपने लोन लिया उस साल से 5 साल के अंदर अंदर मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर 30,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। राइट, एक चीज और बता देता हूं कि सब कुछ मिलाकर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लोन है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपके पास सपोज 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं और इसमें एक में ऐसा है एक में ऐसा है, तो फिर चलो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी की समझ में आएगा। अभी मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा तो फिर कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट में हम लोगों ने बात की थी रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट आपके बैड डेट्स होते हैं और अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब 4 कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सैटिस्फाइड। कौन कौन सी 4 कंडीशंस? टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, दूसरा टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, एंड चौथा ओनर शुड हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर द रेंट फ्रॉम द टेनेंट। राइट, चलो उसके बाद हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस किए थे एंड देन वी केम टू कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी फॉर समबडी लाइक मी। ठीक है, तो वेकेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया था। वेकेंसी के कॉन्सेप्ट में था कि अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड रेंट तब तो आपके मन में चोरी नहीं है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम एक्चुअल रेंट ही मानेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट का मिलाकर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है तो मतलब आपके मन में चोरी है और उस एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। चलो सर आगे। उसके बाद हम लोगों ने एरिया वाइज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, जिसमें आप अपने मकान का थोड़ा सा पोर्शन में खुद रहते हो और थोड़े से पोर्शन में किसी और को देने लग जाते हो, तो फिर आपका जो भी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह सारी चीजें हैं ये उस एरिया में डिवाइड होंगी। जितने पोर्शन में आप खुद रहते हो उसके लिए सब कुछ नील आएगा और जितने पोर्शन को आपने रेंट आउट कर रखा है उतने पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह वगैरह आप लोग करते रहोगे। लेकिन यहां पर एक्चुअल रेंट का डिवीजन नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट आपको मिलता ही उतने ही पोर्शन के लिए है जो पोर्शन आप लोगों ने रेंट आउट किया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद इसी में इंटरेस्ट ऑन लोन के अगर बारे में हम लोग बात करें तो जितना भी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख विल बी अलाउड और जितना भी लेट आउट वाला पोर्शन है उसका फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आगे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज किया था। तो टाइम वाइज में क्या था? टाइम वाइज में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सपोज 8 महीने आप खुद ऑक्यूपाई कर रहे हो और 4 महीने के लिए आपने उसको किराए पर दी हुई है तो मान लिया जाएगा कि पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है। मान लिया जाएगा कि पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है और पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान के ही उसमें आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होगी। राइट, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था एंड देन आज से हमें यह स्टार्ट करना है व्हेन असेसी ओन्स मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको रिवीजन में बताया, अगर असेसी 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज ओन करता है तो फिर किन्हीं भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को वाकई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानकर उस पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट करा दिया जाता है। लेकिन 2 से ज्यादा, 2 के अलावा जितनी भी हाउस प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेल्फ ऑक्यूपाइड वो कह रहा है उनको लेट आउट प्रॉपर्टी मानकर उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाती है। सवाल अब यही आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, कौन सी वाली हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट मानना है? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और कौन सी वाली प्रॉपर्टी को लेट आउट मानना है? बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है। ठीक है, और ये सवाल इसलिए आता है कि सपोज मेरे पास 3 मकान है, एक प्रयागराज में, एक नोएडा में, एक मुंबई में। राइट, मेरे पास 3 मकान है, तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब अगर हम मुंबई वाले को लेट आउट मान लेंगे तब तो कितनी ज्यादा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, जेन्युइनली तीनों के तीनों अगर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और अगर हम मुंबई वाली को लेट आउट मान लेंगे तो मुंबई में तो किराया ज्यादा होगा ना। सेम एरिया का किराया प्रयागराज में कम होगा, दिल्ली में थोड़ा सा ज्यादा होगा, मुंबई में और ज्यादा होगा। राइट, तो अगर हम मुंबई वाली प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लेंगे तब तो ये पंगा हो जाएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अननेसेसरीली ज्यादा आ रही है, टैक्स इनकम आ नहीं रही है, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है।
अगर हम प्रयागराज वाली प्रॉपर्टी को सबसे कम मान लेंगे, अगर हम प्रयागराज वाली प्रॉपर्टी को लेट आउट मानेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि प्रयागराज से तो इनकम कम आ रही है, तो सरकार बोलेगी कह रहे तुम तो हमें टैक्स कम दे रहे हो, राइट। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, सरकार को टैक्स कम मिले चलेगा, लेकिन जो असेसीज हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। जो असेसीज हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने इस पे कहा कि कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी प्रॉपर्टीज को, जिन भी 2 प्रॉपर्टीज को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है आप मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरकार ने कहा कि आप अपनी मर्जी से किन्हीं भी 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। देखो, suppose the assessee owns 3 house properties H1, H2, H3. In such a case, 2 of them will be treated as self-occupied properties and the third one will be treated as DLOP. DLOP बोले तो deemed let out property. In this situation, you'll have to solve the question 3 times. आपको 3 बार solve करना पड़ेगा, taking H1 as DLOP and H2 and H3 as SOP. मतलब आप पहले ऐसे कर लो कि H2 और H3 को self occupied मान लो, H1 को let out property मान लो, फिर total income निकालो। फिर दूसरी तरह से आप सॉल्व करो कि H2 को लेट आउट मान लो, H1 H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, इससे टोटल इनकम निकाल लो। फिर H3 को लेट आउट मान लो, H1 H2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, इससे टोटल इनकम निकाल लो। जिस भी ऑप्शन में टोटल इनकम कम आ रही है वो ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। you'll go with that case in which your total income from house property is minimum, obviously, right, जिससे कम से कम टैक्स पे करना पड़े, और ये लीगली अलाउड है। अब देखो, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज मान के उनका इनकम निकाल लो, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करो, तीनों की तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को मान लो कि वो लेट आउट प्रॉपर्टीज हैं, और अगर तीनों हाउस प्रॉपर्टीज लेट आउट हैं तो उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोग निकाल लो। आओ सवाल देखते हैं। Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. The particulars of the houses for previous year 22-23 are as under. ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू पर आनम दिया हुआ है आपको तीनों का, फेयर रेंट आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेज आप लोगों को दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर, हाउस 2 का ये रहा। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन April 15 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस 3 का ये दिया हुआ है। Compute Ganesh's income from house property under for assessment year 23-24 and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum. तो अब ये आपको बताना पड़ेगा कि किस हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और किस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट मानना होगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आओ सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट्स बिगिन। बस पानी पी लो थोड़ा सा। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज मान के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अभी यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैं तीनों को रेंटेड आउट मान रहा हूं, तो तीनों की म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, 3 लाख, 3 60, 3 30, ठीक है। 3 लाख, फिर 3 60, 3 60 और ये 3, ठीक है। 3 लाख, 3 60, 3 30। उसके बाद आपका आता है फेयर रेंट। तो फेयर रेंट क्या दिया हुआ है, 3 75, 2 75, 3 80, 3 75, 2 75, 3 80, 3 75, 2 75, 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हायर होगा सबसे पहले, तो इन दोनों का हायर देखो, तो 3 75, इधर 3 60 और इधर 3, ठीक है। अब आप एक्चुअल रेंट देखोगे, सॉरी एक्चुअल रेंट तो कुछ आएगा नहीं, अब आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड रेंट है 350, 370, 375, 350, 370, 370, 3, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। तो इसमें से लोअर हो गया ये 3,50,000, इसमें से लोअर हो गया 3,60,000, इसमें से लोअर हो गया 3,75,000, ठीक है। क्योंकि तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो एक्चुअल रेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,50,000 रुपए, 3,60,000 रुपए, 3,75,000, ठीक है। अब इसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करोगे तो 12% ऑफ 3 लाख, ठीक है। 12% ऑफ 3 लाख म्यूनिसिपल वैल्यू पर निकाला जाता है। अगर आपको मतलब आपको याद होना चाहिए ये, तो कैलकुलेटर देवता को बुला लेते हैं। आइए, 12% ऑफ 3 लाख,
3 लाख का 12%, दिस इज 36,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 8%, 8% ऑफ 3,60,000, तो 3,60,000 का 8%, दिस इज 28,800, 28,800। उसके बाद 6% ऑफ 3,30,000, 3,30,000 का 6%, 3,30,000 का 6%, 19,800, 19,800। ये अब आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 3,50,000 माइनस 36,000, 3,14,000, 3,14,000, 360 माइनस 28,800, 360 minus 28,800, this is 331,200, 331,200, 3,75,000 minus 19,800, this is 355,200, 355,200। इसमें से आप दो चीजें माइनस करोगे, सबसे पहले 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो 3,14,000 का 0.3, 94,200, 94,200, 331,200 का 14%, 30%, सॉरी 99,360, 99,360। ठीक है, उसके बाद 355,200, 355,200 का 30%, दिस इज 106,560, यही है ना, 106,560, 106,560, ये हो गया 106,560। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, तो हाउस वन का तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, हाउस वन में कुछ नहीं है, और इधर भी हाउस वन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाउस वन का इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं है। हाउस टू में हाउस टू में इंटरेस्ट ऑन लोन 55,000 है। ठीक है, और ये रिपेयर्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पर अभी हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट है। अभी मैंने आपसे कहा कि तीनों को लेट आउट मान के कर लो, तो तीनों को अगर लेट आउट मानेंगे तब तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, राइट। हो सकता है ना आपके मन में सवाल है कि सर H2 को अगर हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो ये 55,000 की जगह तो सिर्फ 30,000 का इंटरेस्ट अलाउ होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी हम लोग तीनों को लेट आउट प्रॉपर्टी मानकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 55,000 पूरा का पूरा आप डिडक्ट कर दो। ठीक है, एंड सिमिलरली जो तीसरे वाले का इंटरेस्ट ऑन लोन था वो ये था 1,75,000 रुपए, ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ था, तो इसको भी आप पूरा का पूरा माइनस कर दीजिए, 1,75,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों के केस में क्या क्या आ गई, आओ देखते हैं। तो 3,14,000 माइनस 94,200 माइनस कुछ भी नहीं, तो ये आता है आपका 219,800, 219,800। ठीक है, यह आपकी 219,800। दूसरे वाले का देखते हैं, तो 331,200 माइनस 331,200 माइनस 99,360, ये है ना 99,360, ये आया माइनस 55,000, माइनस 55,000, तो ये आता है 176,840, ये आ गया 176,840। और उसके बाद इसमें कितना आया, 355,200, 355,200 माइनस 106,560 माइनस कितना 175,000, माइनस 175,000, and this gives you 73,640, this gives you 73,640। अब ये तीनों मकानों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, अगर तीनों को हम लोगों ने रेंटेड आउट माना तो। अब हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। पहला ऑप्शन H1 H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, H3 लेट आउट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, गणेश कैन ऑप्ट टू ट्रीट एनी टू ऑफ द अबव हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब देखो, अगर मैं H1 H2 को, मतलब अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं और हाउस प्रॉपर्टी 3 को डीम्ड लेट आउट मानता हूं, तो क्या होगा। अब मेरी बात सुनना, अगर ये लेट आउट, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सब कुछ निल आएगा, नेट एनुअल वैल्यू निल आएगी। नेट एनुअल वैल्यू निल आएगी तो क्या 30% ऑफ एनएवी कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है नहीं, तो HP1 से जो आपकी पूरी की पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो सब कुछ निल होता हुआ आएगा, सिर्फ एक चीज का डिडक्शन मिलता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर कुछ है नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 से इनकम आपकी निल आ जाएगी। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए तो ये हो जाएगा निल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी निल। ठीक है, अब देखो,
अगर हाउस प्रॉपर्टी 2 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए तो यहां से सब कुछ निल 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 होता रहेगा, एनएवी निल आ जाएगी, ये भी आपका निल होगा क्योंकि 30% ऑफ एनएवी तो निल होगा। अब इधर देखो 55,000 रुपीज का इंटरेस्ट, क्या ये 55,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा? तो अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये 55,000 का इंटरेस्ट किस लिए दिया है? ये दिया है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रिपेयर पर क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप रिपेयर के लिए लोन लेते हो तो 30,000 रुपए की ही लिमिट में होती है, मतलब 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको 55,000 का रिडक्शन नहीं, ओनली 30,000 का रिडक्शन मिलेगा, और इस वजह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 आपकी यहां पर -30,000 आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहां पर -30,000 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 निकलकर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -30,000। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। हम अगर सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी को भी लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान रहे हैं तो सब कुछ निल हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये लोन रिपेयर्स के लिए लिया हुआ था तो 55,000 का रिडक्शन नहीं अलाउ होगा, ओनली 30,000 का रिडक्शन अलाउ होगा। तो सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी वो आएगी -30,000। और थर्ड वाली तो लेट आउट है, लेट आउट के हिसाब से तो 73,640 है ही, तो थर्ड वाली 73,640 आपका आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना आया? टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? 30,000 माइनस प्लस 73,640, तो टोटल इनकम आपकी आएगी 43,640। मतलब पहले ऑप्शन में जहां पर हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और थर्ड हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट माना, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई 43,640। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो हाउस प्रॉपर्टी 1 क्या माना? सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, इसका तो निल आएगा, राइट। हाउस प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट माना, तो हाउस प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट माना तो इनकम कितनी आई? 176,840 लिखा ही हुआ है यहां पर, दोबारा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 176,840 क्या है? 176,840, 176,840। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना। हाउस प्रॉपर्टी 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे तो सब कुछ निल 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 चलते हुए आएगा, यहां पर भी निल हो जाएगा। क्या पूरा का पूरा 175 का रिडक्शन मिलेगा यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का? आओ देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2015 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया गया है, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, और ये अज्यूम करेंगे हम लोग, अच्छा नहीं अज्यूम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लोन अप्रैल 2015 में लिया ना, डेट ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है यहां पर, लो परचेज 1 अप्रैल 2015 को ही हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है ना डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज, तो यहां पर किसके लिए दिया था? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया था लोन, परचेज कर लिया आपने 1 अप्रैल 2015 को ही, तो लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट भी हो गया। तो ये स्पेशल केस में आता है, 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउ हो जाएगा। तो यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? सिर्फ 1,75,000 है, तो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। यस, अलाउ हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी 3 में सब कुछ निल आएगा और यहां पर 1,75,000 आ जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी 3 से जो इनकम आएगी दैट विल बी -175,000, -1,75,000। तो यहां पर 1,75,000 आपकी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देख लो इसमें टोटल कितना पैसा बच रहा है? 176,840 माइनस 1,75,000, तो ये आती है आपकी 1840। ठीक है, मतलब अगर HP1 HP2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, HP3 को लेट आउट माना, तो 43,640 इज योर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर HP1 HP3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और HP2 को लेट आउट माना तो 1840 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अगर HP2 और HP3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और HP1 को डीम्ड लेट आउट माना। ठीक है, अगर HP1 को डीम लेट आउट माना तो उसकी इनकम तो 2,19,800, तो देखो 2,19,800, 2,19,800। ठीक है, 2,19,800, इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, बाहर ही लिखता हूं, 2,19,800, 2,19,800। ठीक है, HP1 मेरा लेट आउट था, HP2 और HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, HP2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पर -30,000, और HP3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पर -1,75,000। एकदम क्लियर है? तो अगर HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना, -30,000 इसकी इनकम होगी। ये देखो HP2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो -30,000, और इधर HP3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो -175। तो यहां पर क्या हो गया, HP2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो -30,000
ठीक है, और HP3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो -1,75,000, -1,75,000, राइट। अब देखो हो क्या रहा है, ये टोटल किसका डिडक्शन मिल रहा है? इंटरेस्ट और लोन का ही तो डिडक्शन मिल रहा है, इंटरेस्ट और लोन का ही तो डिडक्शन है। HP2 को ये 30,000 का रिडक्शन क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि ये इंटरेस्ट और लोन है। HP3 को ये 175 का रिडक्शन क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि ये इंटरेस्ट और लोन है। अगर आप इसका टोटल करो तो देखो क्या आता है, 30,000 प्लस 1,75,000, ये आएगा 2,05,000, ये आएगा 2,05,000 का आएगा। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपए, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपए। आई एम श्योर अब आपको यह बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी रिवाइज करते समय मैंने बताया था ना आपको कि चाहे आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टीज हो, राइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में भले ही आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज क्यों ना हो, यहां पर हम HP2 और HP3 दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं। HP2 में रिपेयर्स का 30,000 है, HP3 में इसका 175 है, राइट। तो ये भी अपनी इंडिविजुअल लिमिट के अंदर है, ये भी अपनी इंडिविजुअल लिमिट के अंदर है, लेकिन टोटल जो है वो 2 लाख से एक्सीड कर दे रहा है, तो इसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 2 लाख तक, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे 2 लाख तक। और अब आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 19,800 रुपीज। अब आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 19,800 रुपीज। तो अब देखो ऑप्शन 1 में टोटल इनकम कितनी है 43,640, ऑप्शन 2 में कितनी है 1840 और ऑप्शन 3 में कितनी है 19,800। तो किसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और किसको लेट आउट मानेंगे? हम ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे क्योंकि यहां पर सबसे कम इनकम आई है। तो इसलिए since income from house property is minimum in option 2, Ganesh should treat house property 1 and house property 3 as self occupied and house property 2 as deemed to be let out. I am sure सब कुछ समझ में आ गया बोलो, stay forever बोलो, stay forever। ठीक है सर, ये वाली चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। आओ अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसके बाद एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वेकेंसी, पार्टली वो टाइम वाइज पार्शियली लेट आउट, एरिया वाइज पार्शियली लेट आउट, यहां पर सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट। तो बड़ा मजा आएगा, आ जाओ देखते हैं इसमें। तो को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक प्रॉपर्टी बनवाई, राइट, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक प्रॉपर्टी बनवाई, तो हम दोनों उसके को ओनर्स हो जाते हैं। तो अब इसमें किया क्या जाता है, आप ये मानकर चलो कि प्रॉपर्टी दो नहीं है, आप ये मानकर चलो कि ओनर्स दो नहीं है, सॉरी, आप ये मानकर चलो कि प्रॉपर्टी एक ही है और उसका ओनर भी एक ही है, राइट। फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आराम से कैलकुलेट करो। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाए फिर उसको उनके ओनरशिप के बेसिस पर डिवाइड कर दो। सपोज मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्रॉपर्टी एक खड़ी की, मेरा ओनरशिप उसमें 25% का है, मेरे भाई का ओनरशिप उसमें 75% का है, राइट। उस हाउस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने मिलकर रेंट पर दिया, उससे रेंटल इनकम आ रही है। हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली। सपोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई 1 लाख रुपीज, राइट। अब मेरा शेयर उसमें कितना था 25% का, तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी 25,000। मेरे भाई का शेयर उसमें कितना था 75% का, तो मेरे भाई की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 75,000 रुपीज। बस इतना सा है। यहां पर एक फायदा बस ये हो जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली लिमिट है ना 30,000 या 2 लाख वाली, तो वो डबल हो जाती है, वो ईच ओनर को मिल जाती है। मतलब मुझे भी 2 लाख तक का वो मिल सकता है और मेरे भाई को भी 2 लाख तक का मिल सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खड़ी की और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अभी तक तो हम यही कर रहे थे ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर को ओनरशिप वाला केस है तो मैं भी 2 लाख क्लेम कर सकता हूं, मेरा भाई भी 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है इफ द प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट। तो देखो मैं पानी और पी लेता हूं। देखो सर, इट मींस property is owned by more than one owner. In this case, income from house property is calculated normally calculate करो, and thereafter it should be divided between co-owners in their co-ownership ratio. ठीक है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो लिमिट वही 30,000 या 2 लाख की हो जाएगी इनटू नंबर ऑफ को ओनर्स। तो पर को ओनर 30,000 या 2 लाख की आपको लिमिट लग जाती है। तो आपको जितने भी को ओनर्स है उतना ज्यादा आप पूरी हाउस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले सकते हो। आइए सर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, राइट। क्लास के बाद जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए, फिर से बता देता हूं, इस क्लास के बाद
नोट्स में दिए हुए बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास के बाद नोट्स में दिए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी आप इधर ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, 19, 20 आप अपने आप से कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने में मजा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, कम लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। नवंबर 2003 में ICAI ने पूछा था, राइट? देखो, A and B construct their houses on a piece of land purchased by them at New Delhi। तो A और B ने नई दिल्ली में एक लैंड खरीदी और उस पर मकान बनाया। The built up area of each house was 1000 square feet, ground floor and an equal area on the first floor। ठीक है, तो टोटल हाउस का जो बिल्ट अप एरिया था, ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया था वो था 1000 स्क्वायर फीट, और उसी के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी बना रखी थी, तो फर्स्ट फ्लोर का भी एरिया कितना हो गया? 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। अब आओ देखते हैं। A starts construction on 1st April 2021 and completes on 1st April 2022, राइट? तो A ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, A ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 अप्रैल 21 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 1 अप्रैल 2022 को कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, राइट? तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ होगा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड दैट विल बी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलाउड एज डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर्स 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 एंड 26-27। 5 साल के लिए अलाउ किया जाता है। B starts construction on 1st April 21, तो B ने भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया एंड कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑन 30th जून 2022। तो B ने भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। वंस अगेन, B ने जो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया होगा, उसका रिडक्शन उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। A occupied the entire house on 1st April 2022। ठीक है, तो A ने पूरा का पूरा मकान खुद ऑक्यूपाई कर लिया, ग्राउंड फ्लोर भी फर्स्ट फ्लोर भी A ने पूरा का पूरा खुद ऑक्यूपाई कर लिया 1 अप्रैल 2022 को। तो A की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। देखो, B ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर ऑन 1 जुलाई 22। तो B का मकान कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हुआ था 30 जून को। अगले दिन से B ने ग्राउंड फ्लोर तो ऑक्यूपाई कर ली एंड let out the first floor for a rent of 15,000 rupees per month। और जो फर्स्ट फ्लोर थी उसको किराए पर चढ़ा दिया, 15,000 रुपए पर मंथ का किराया लिया। However, the tenant vacated the house on 31st December 2022। तो टेनेंट ने, जो आपका किराएदार था, उसने 31 दिसंबर 2022 को मकान छोड़ दिया। फिर क्या किया? And B occupied the entire house during the period 1st January 23 to 31st March 23। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग चैट सेक्शन में कि क्या यहां वेकेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा? क्या यहां पर वेकेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा? तो द आंसर इज नो, यहां पर वेकेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अरे क्यों सर? बी वाला जो किराएदार है उसने तो दिसंबर में छोड़ दिया था, तो 3 महीने तो मकान खाली पड़ा हुआ था। खाली ही तो नहीं पड़ा था, मकान खाली पड़ा रहता तब तो वेकेंसी का कॉन्सेप्ट लग ही जाता। मकान खाली ही तो नहीं पड़ा था, उन 3 महीने बी ने खुद उसको ऑक्यूपाई कर लिया, लिखा हुआ है सवाल में। ठीक है, मतलब बी ने कोशिश भी नहीं की कि वो जो फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए कोई दूसरा किराएदार ढूंढा जाए। जो कल तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, एंड आई होप, सिंसियरली होप, कि जो नोट्स में और भी क्वेश्चंस हैं वेकेंसी से रिलेटेड वो आप लोगों ने किए हुए होंगे, उसमें आप ध्यान से देखो, वहां पर लिखा रहता था द हाउस रिमेन्ड वेकेंट फॉर द एंटायर पीरियड, या एटलीस्ट ये नहीं लिखा रहता था कि उन्होंने खुद ही उसको ऑक्यूपाई कर लिया, राइट? तो अगर किराएदार के मकान छोड़ के जाने के बाद ओनर उस मकान को खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वेकेंसी कहां हुई? तो वेकेंसी तो नहीं हुई। लेकिन हां, ये किस केस में आ जाएगा? ये आ जाएगा पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, और पार्टली लेट आउट होगा टाइम वाइज, कि कुछ महीने मैंने एक्वायर किया, कुछ महीने किराएदार ने एक्वायर किया। और ये हम लोगों ने कल का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी ही थी। मान लिया जाता है कि पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी ही थी। ठीक, तो आ जाओ, अब यहां पर बी की प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए लेट आउट मानेंगे, बी की प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है उसको पूरे के पूरे साल के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ठीक,
फॉलोइंग आर दी अदर इंफॉर्मेशन, तो फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का, दोनों यूनिट्स का दिया हुआ है 1000 रुपीज पर ईयर, राइट। तो ग्राउंड फ्लोर का भी फेयर रेंटल 1 लाख रुपीज, ये जो भी है फेयर रेंटल दिया हुआ है ना, हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर का भी फेयर रेंटल 1 लाख रुपीज पर ईयर है और फर्स्ट फ्लोर का भी फेयर रेंटल 1 लाख रुपए पर ईयर है। द क्वेश्चंस लैंग्वेज कैन नॉट बी क्लियरर। देखो फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट दिया हुआ है, ईच यूनिट, हर यूनिट का, तो 2 यूनिट्स है ना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यहां पर लिखा हुआ है हाँ, द बिल्टअप एरिया ऑफ ईच हाउस वाज 1000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर एंड एन इक्वल एरिया ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो 2 यूनिट्स हो गई एक घर की, दोनों ने अलग अलग घर बनवाए और ए का क्या हो गया, ए का अपना घर निकल कर आया, उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उससे पूरा ऑक्यूपाई किया, बी ने ग्राउंड फ्लोर खुद ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे दिया, किराएदार दिसंबर में छोड़ के भाग गया, तो ए ने 1 जनवरी से अपना मकान पूरा का पूरा खुद ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखो इधर म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 72,000 रुपए पर ईयर, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ए 8,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय बी 8,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय ए 28,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय बी 30,000। फिर आगे देखो A has availed a housing loan of 20 lakh rupees at the rate of 12% per annum on 1st April 21. B has availed a housing loan of 12 lakh rupees at 10% per annum on 1st July 21. No repayment was made by either of them till 31st March 23. Compute income from house property for A and B for the previous year 22-23. काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जितना भी हम लोगों ने कल की क्लास में किया था वो सारा का सारा आज यहां पर आकर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, यहां पर एरिया वाइज टाइम वाइज दोनों आ जा रहा है ना। बी के केस में पहले तो एरिया वाइज था, ग्राउंड फ्लोर खुद था, फर्स्ट फ्लोर किराए पर था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का पार्टली टाइम वाइज भी हो गया कि फर्स्ट फ्लोर थोड़े टाइम के लिए किराए पर था, थोड़े टाइम के लिए खुद से था, तो यहां पर सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं, लेट्स सी नाउ। तो देखो ए की तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, तो यहां पर सब कुछ निल आएगा, नेट एनुअल वैल्यू निल आएगी, तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बस वही उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं, राइट। ए ने लोन लिया था 20 लाख का 12% पर एनम पर 1 अप्रैल 2021, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट था, राइट। तो देखो कितना हुआ, 20 लाख का 12%, 20 लाख का 12%, 2,40,000 रुपए आया। अब ये 2,40,000 रुपए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 22-23 से डिवाइड होना शुरू होगा, तो डिवाइडेड बाई 5 करें तो 22-23 में सिर्फ 48,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट मिलेगा। कल हम लोगों ने की भी थी इसकी प्रैक्टिस। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला जो लोन है दैट विल बी 48,000 रुपीज। ठीक है, इसको डाल दो मेमोरी में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला 48,000 रुपीज आ गया। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी तो लोन पर इंटरेस्ट पे किया होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि नो रीपेमेंट वाज मेड बाय आइदर ऑफ देम टिल 31 मार्च 2023। तो ए ने जो लोन लिया था 1 अप्रैल 21 को, वो लोन अभी भी चल रहा है, तो उस पे इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी तो लग जाएगा। कितना लगेगा, अगेन 2,40,000 रुपए का लग जाएगा, क्योंकि लोन का अमाउंट 20 लाख है, 20 लाख पर 12%, 2,40,000 रुपए वहां लग जाएगा। तो इसमें मैं प्लस कर देता हूं 2,40,000 रुपए। तो ए को फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितने का वो मिलना चाहिए, ए को फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल 2,88,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए डिडक्शन। लेकिन क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए के केस में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, नेट एनुअल वैल्यू निल आ गई, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू निल, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए का। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 2 लाख रुपए नेगेटिव, 2 लाख रुपए नेगेटिव। यहां पर मैंने नोट 1 दिया हुआ है, आज मैं नोट 1 आपको दिखा देता हूं। तो देखो नोट 1 में इंटरेस्ट फॉर 21-22 2,40,000 रुपए ही आया था, 2,40,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है since the construction got completed on 1st April 22, that is previous year 22-23, the interest for the previous year 21-22 will be considered as pre-construction period interest. Therefore 2,40,000 divided by 5 यानी 48,000 will be allowed every year for the next 5 years. तो interest for 22-23 का भी 2,40,000 रुपए आएगा, 22-23 का 2,40,000 रुपए आएगा, और add pre-construction period interest, तो ये 48,000 यहां पर आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 2,88,000।
टोटल आ जाएगा आपका 2,88,000, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं, बी पर आ जाते हैं, बी के पास आते हैं। ठीक, तो देखो बी ने ग्राउंड फ्लोर तो खुद ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट फ्लोर किराए पर दिया, राइट। फर्स्ट फ्लोर क्या पूरे 12 महीने के लिए किराए पर था? नो बेटे नो, हाउस का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ है 30 जून को, और बी ने खुद रहना और किराए पर देना 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से स्टार्ट किया है। तो इवन इफ हम फर्स्ट फ्लोर को मारेंगे कि ये पूरे टाइम जितने के लिए भी था वो किराए पर दिया हुआ था, लेकिन कितने, 12 महीने के लिए? नो, 12 महीने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि मकान कंप्लीट ही कब हुआ? 30 जून को कंप्लीट हुआ, 1 जुलाई 2022 से तो मकान रहने लायक या किराए पर देने लायक हुआ, राइट। अब जो आपका टेनेंट है वो 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक रहा, तो इतने टाइम के लिए लेट आउट हो गया, उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। तो फर्स्ट फ्लोर को इतने 9 महीनों के लिए ही हम लेट आउट मानेंगे, क्योंकि अगर पार्टली टाइम वाइज होता है लेट आउट, तो फिर एक दिन के लिए भी अगर लेट आउट होता है तो पूरे साल के लिए उसको लेट आउट माना जाता है। लेकिन साल में मकान भी तो होना चाहिए। जब शुरू के 3 महीने अप्रैल मई जून में मकान ही नहीं था तो कहां से लेट आउट आएगा? ठीक है, तो 9 महीने के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस की जाएंगे, राइट। ओके, तो बी ने क्या किया? बी का जो पूरा मकान था इक्वल एरिया था, ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहा, फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट मान लिया। तो इक्वल एरिया होने की वजह से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बी ने अपने पूरे मकान का 50% सेल्फ ऑक्यूपाई किया और 50% लेट आउट कर दिया? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। तो अब मैं ऐसे बनाऊंगा बी का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% और लेट आउट प्रॉपर्टी 50%। सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखें, म्युनिसिपल वैल्यू निल, फेयर रेंटल निल, ठीक है, फिर हायर ये निल, स्टैंडर्ड रेंट निल, एक्सपेक्टेड रेंट निल, एक्चुअल रेंट निल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड निल। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का रिडक्शन आपको सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिलता है, तभी ए को भी नहीं मिला। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है जो कि दिया गया, यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाले पोर्शन के लिए नहीं मिलेगा। अब यहां पर नेट एनुअल वैल्यू निल, 30% ऑफ एनएवी निल, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पर अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बी के इंटरेस्ट ऑन लोन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, या चलो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है। बी ने लोन कब लिया? बी ने लोन लिया 12 लाख रुपए का 10% के रेट से 1 जुलाई 2021 को। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट लगा होगा? 12 लाख का 10% कितने महीने के लिए? 1 जुलाई को लिया था, तो 9/12 90,000 का लगा होगा, राइट। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 90,000 रुपीज का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट लगा होगा। 1 जुलाई 2021 से लोन लिया था, 21-22 वाज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो 90,000 का लगा। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल 18,000 का होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 18,000 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो गया, 18,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद देखो 22-23 में भी 10% का इंटरेस्ट लगा होगा 12 लाख पर, तो 90,000 यहां पर भी लग गया होगा। 90,000 थोड़ी लगा होगा, 90,000 नहीं, साल भर का लगा होगा, 9 महीने के लिए थोड़ी। तो साल भर का 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10% कितना आता है? 1,20,000 आता है, 1,20,000। तो टोटल कितना आएगा? 1,38,000। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 1,38,000 रुपीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 50% लेट आउट है। तो इसको 1,38,000 को डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना है? 69,000 आया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 69,000 रुपीज का डिडक्शन अलाउ होगा या नहीं होगा? क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 69,000 रुपीज का रिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का अलाउ होगा या नहीं होगा? या 30,000 का लगेगा? देखिए, स्पेशल केस, 3 कंडीशंस। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, यस। 1 जुलाई 21 को लोन लिया है। लोन वॉज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, यस, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। थर्ड, क्या लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया? यस।
2021 में लोन लिया, 22 में लोन कंप्लीट। तो यहां पर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो 2 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। और यहां पर तो सिर्फ मैं 69,000 का डिडक्शन मांग रहा हूं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 69,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से 69,000 का लॉस आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यही 69,000 रुपीज का रिडक्शन यहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों। अब इसके लिए नोट नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, तो आ जाओ नोट नंबर 3 भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो ये रहा नोट नंबर 3। 21/22 का 10% ऑफ 12 लाख इंटू 9/12, तो ये कितना आ जाएगा, 90,000 आया। अब उसके बाद यहां पर वही लिखा हुआ है कि 18,000 विल बी अलाउड फॉर एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो इंटरेस्ट फॉर 22-23 कितना, 10% ऑफ 12 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 और ये आया आपका 18,000, तो ये आया 1,38,000 और 1,38,000 अगर है तो अप्रोप्रिएट टुवर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी 69,000 एंड अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स लेट आउट प्रॉपर्टी विल बी 69,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पंगा यहां पर सॉर्टेड हो गया है। अब आओ एक एक करके बाकी चीजें देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला खेल खत्म, अब लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू देखेंगे। आइए देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट आपको दी हुई है 72,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन जो लेट आउट था वो तो 9 ही महीने के लिए था। जो लेट आउट था वो तो 9 ही महीने के लिए था। अब सुनना मेरी बात, पहली बात, 72,000 विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दिस इज गिवन फॉर एवरी यूनिट। तो ग्राउंड फ्लोर का भी 72,000, फर्स्ट फ्लोर का भी 72,000। तो पहला कंफ्यूजन ये कि 72,000 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का भी 72,000 रुपीज पर ईयर है और फर्स्ट फ्लोर का भी 72,000 रुपीज पर ईयर है। ठीक, दूसरी चीज, इसको इंटू 9/12 करेंगे। क्यों 9/12 करेंगे? क्योंकि मकान 9 महीने के लिए लेट आउट है, 1 जुलाई से लेट आउट हुआ है, 1 जुलाई से लेट आउट है, तो 9 मंथ्स के लिए, ये 12 महीने का आपको दिया हुआ है, साल भर का दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 72,000 इंटू 9/12, म्यूनिसिपल वैल्यू आई आपकी 54,000। म्यूनिसिपल वैल्यू आई आपकी 54,000। उसके बाद फेयर रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू ये रही 1 लाख रुपए पर ईयर। तो इसको भी 9/12 करोगे। ठीक है, 1 लाख रुपए पर ईयर, तो 1 लाख को इंटू 9/12 ये आता है आपका 75,000। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा 75,000। इनमें से जो भी हायर है वो है 75,000। ठीक है, ये आया आपका हायर। उसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट लेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है, कहीं दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया ही नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, और यही आपकी एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 75,000 रुपए। यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। अब एक्चुअल रेंट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल रेंट है आपका 15,000 ना, 15,000 रुपए पर मंथ, और ये दिसंबर तक रहा है। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने 15,000, 15,000 इंटू 6 कितना आता है, 90,000 आ जाता है। यहां पर ये 90,000 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 90,000 यहां पर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक्चुअल रेंट वाज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड रेंट। अगर मान लो वेकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता, तो क्या मैं ऐसा करता कि वेकेंसी रेंट प्लस एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो फिर जीएवी को एक्चुअल रेंट ही मान लेता, नहीं तो एक्सपेक्टेड रेंट मानता? नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अगर यहां पर एक्चुअल रेंट मेरा 70,000 भी आता ना, तो यहां पर मैं 75,000 रुपीज लेता। यहां क्योंकि वेकेंसी है ही नहीं, यहां पर वेकेंसी है ही नहीं। वो केस तब होता है जब वेकेंसी होती है। हियर देयर इज नो वेकेंसी एट ऑल, क्योंकि क्योंकि किराएदार के छोड़ने के ठीक अगले दिन उसने खुद मकान में रहना शुरू कर दिया, फर्स्ट फ्लोर को भी खुद ही ऑक्यूपाई कर लिया, तो देयर इज नो वेकेंसी। ठीक है, एंड सिंस देयर इज नो वेकेंसी, तो वो वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एनीवे, आ जाओ यहां पर। तो अब यहां पर म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो बी ने कितने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए? बी ने 8,000 रुपए के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, पूरे मकान के लिए पे किए। तो 4,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, 4,000 इसके लिए, तो यहां पर आपको सिर्फ 4,000 का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 86,000 आ गया आपका, 86,000 आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू। इसका 30% लेते हैं,
25,800 और इंटरेस्ट ऑन लोन आ ही चुका है, तो 86,000 माइनस 25,800 माइनस 69,000, दिस इज माइनस 8,800। तो ये 8,800 का लॉस आया, ये 8,800 का लॉस आया। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया? माइनस 69,000, दिस इज 77,800। 77,800 का नेट लॉस निकल कर आ जाता है। ठीक है सर, 77,800 का नेट लॉस निकल कर आ जाता है। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, तो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। आगे पीछे के जितने भी और क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे इसका। हम ये एरियाज ऑफ रेंट करेंगे, उसके बाद अच्छा दो कॉन्सेप्ट्स और बचे, एक कॉम्पोजिट रेंट वाला कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद डीम्ड ओनरशिप का बचा है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आपका ओवर। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से इसमें देखते हैं कि अगर एरियाज ऑफ रेंट है, एरियाज ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? एरियाज ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? एरियाज ऑफ रेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि मैंने अपने मकान को किराए पर दिया था। ठीक है, मैंने अपना मकान किराए पर दिया था, किराएदार ने मेरे को पैसे नहीं दिए और किराएदार भाग गया। अब वो भाग गया तो ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं किया उसका, राइट। अब कुछ सालों बाद वो किराएदार आता है और कहता है ये लो तुम्हारा बचा हुआ रेंट। ठीक है, तो जब भी किराएदार आकर मेरे को रेंट देगा तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और इसमें मुझे फ्लैट 30% का रिडक्शन मिल जाएगा, जो वो सेक्शन 24A वाला होता है ना, नेट एनुअल वैल्यू में से 30% का रिडक्शन मिलता है, तो वो मिल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जिस भी साल अगर कोई पुराना रेंट जो बचा हुआ था वो किसी भी साल मेरे को रिकवर होता है तो मुझे उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसमें फ्लैट 30% का रिडक्शन मिलेगा और कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखो इट मींस रेंट अंडर डिस्प्यूट, तो सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियाज ऑफ रेंट। तो देखो recovery is taxable in the year in which it is recovered under the head income from house property, where the assessee is the owner of the house property, whether the assessee is the owner of house property or not in that year। ठीक है, मतलब यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि सपोज मेरा नोएडा वाला मकान था, मैंने 2018 में उसको रेंट पर दिया, राइट। अब 2018 में जो भी वो था किराएदार था उसने मेरे को मकान नहीं दिया, उसके बाद 2019-20 में मैंने वो मकान बेच दिया। अब 20-21 में आकर, मतलब इस साल आकर अगर वो ये 22-23 में आकर अगर वो मेरे को 2017 वाला रेंट देता है, ठीक है, और मैं कहूं कि ये तो मेरी इनकम है ही नहीं, क्यों नहीं है, मैंने पैसे ले लिए लेकिन मैंने सरकार से कहा ये मेरी इनकम है ही नहीं क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। ठीक है, आपने तो सेक्शन 22 में साफ साफ लिखा हुआ था ना, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 22 में साफ साफ लिखा हुआ था असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तभी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी वो पहले की थी, अभी तो ये पैसा ऐसे ही आया है, इसमें मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सरकार कहती है मत्थे पर बड़ा बड़ा कुछ लिखे के, तो सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पहले उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे, अभी आप नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, उस पर अगर आपको कुछ वो मिला है तो फिर आप मतलब इन रेंट का एरियाज अगर आपको मिला है तो फिर आप मुझे टैक्स दो। ठीक है, आप उस पर टैक्स दोगे। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकवरी शैल बी इग्नोर्ड। तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि साहब 10,000 रुपए का मेरे को किराया मिला है पुराना वाला और 20,000 रुपए तो मेरा वकील खा गया, मेरे को कितनी मुश्किल करनी पड़ी, मैंने गुंडे लगाए उसके पीछे, मैंने केस किया उसके पीछे, तो कितना सारा पैसा तो मेरा वहां पर खर्च हो गया। सरकार कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फ्लैट 30% का रिडक्शन दे रहे हैं। इतनी अकल तो तुम में होनी चाहिए कि 10,000 के रेंट के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, 10,000 के पैसे के लिए, 10,000 के रेंट के लिए अगर मैं 20-30 हजार, 10,000 के रेंट को रिकवर करने के लिए अगर मैं 20-30 हजार रुपए खर्च कर दे रहा हूं तो मेरी बेवकूफी है। ठीक है, तो सरकार कहती है तुम्हारी बेवकूफी है। आ जाओ, बस इतना सा था। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। Mr. Anand sold his residential house property in March 2022. In June 22, he recovered rent of 10,000 rupees from Mr. Gaurav, to whom he had let out his house 2 years from April 16 to March 18. ठीक है, 2 साल के लिए वो किया हुआ था, मकान को किराए पर दिया हुआ था, उससे 10,000 रुपए का रेंट अभी आया, मार्च में मकान बेच दिया था लेकिन जून में आया। He could not realize 2 months rent of 20,000 rupees from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property for assessment year 18-19। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि अगर आपने उस साल जिस साल रेंट नहीं दिया था, ठीक है, आपको जिस साल रेंट नहीं मिला था उस साल अगर आपको अनरियलाइज रेंट का रिडक्शन नहीं मिला और उस साल आपने सरकार को टैक्स दे दिया,
तो इस साल क्या उस पर फिर से टैक्स लगेगा? नहीं, इस साल उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए उस साल असेसमेंट ईयर 18-19 यानी प्रीवियस ईयर 17-18 में रेंट नहीं मिल पाया था, और इस 20,000 को उस साल की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते समय एक्चुअल रेंट में से माइनस भी कर दिया गया था। ठीक है, तो डिडक्शन उस साल मिल गया था। फर्दर he had let out his property from April 2018 to February 2022 to Mr. सतीश। ठीक है, तो यहां पर तो मार्च 2022 में बेचा ना, इसी मकान को अप्रैल 18 से फरवरी 22 में मिस्टर सतीश को रेंट आउट किया था। इन अप्रैल 20 he had increased the rent from 12,000 to 15,000 रुपए। ठीक है, तो अप्रैल 18 से फरवरी 22 को मिस्टर सतीश को दिया, और अप्रैल 2020 में रेंट 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। कितना बदतमीज आदमी है ये। मतलब अप्रैल 2020 कोविड फर्स्ट वेव, पता नहीं वैक्सीनेशन आई नहीं है, और इसने रेंट बढ़ा दिया। बदतमीज आदमी है। एंड द सेम वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। In September 2022, the matter was finally settled, and Mr. Anand received 69,000 rupees as arrears of rent for the period April 20 to March to February 2022. तो दो एरियर्स मिले इसको। एक तो ये 10,000 रुपए का एरियर मिला, किससे? मिस्टर गौरव से मिला, और एक सतीश से मिला 69,000 रुपीस के एरियर्स। तो टोटल 79,000 रुपीस का एरियर्स हुआ। इस पर फ्लैट 30% का रिडक्शन मिल जाएगा। जो भी बचा हुआ होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। Would the recovery of unrealized rent in arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand? And if so, in which year? ये is so नहीं होगा, if होना चाहिए। If so, in which year? So unrealized rent in arrears of rent is recovered by Mr. Anand in the previous year 22-23 as per section 25A. It is taxable in the year of recovery, that is previous year 22-23, even though Mr. Anand is not the owner of the house property in the year of recovery. Standard deduction of 30% is allowed while calculating income from house property. आइए सर, तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना मिला था? अनरियलाइज्ड रेंट इसको 10,000 रुपए का मिला था, और डिस्प्यूटेड रेंट इसको 69,000 रुपीज का मिल गया था। तो 79,000 रुपीज का इसको रेंट मिला। इसमें से 79,000 में से 30% का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, 23,700 का। 23,700 का डिडक्शन अलाउ होगा। फिर 79,000 माइनस 23,700, दिस इज 55,300। 55,300, this will be your taxable income from house property. I am sure आप सब समझ में आ गया। बोलो स्टेट फॉरएवर, बोलो स्टेट फॉरएवर। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। तो कॉम्पोजिट रेंट में क्या होता है कि अगर जैसे अब आजकल ना वो फर्निश्ड फ्लैट्स का जमाना आ गया है। ठीक है, अब आजकल फर्निश्ड फ्लैट्स होते हैं कि आप ऑब्वियसली आप अगर किसी अलग शहर में नौकरी करने जाओगे तो आप ऐसा मकान ढूंढोगे ना जहां पर आपको पलंग वलंग सब पड़ा हुआ मिले, पलंग फ्रिज अलमारी सब आपको मिले। कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे, आप फ्रेशर हो, आप जाके ऐसा मकान, नहीं मेरे को तो सिर्फ कमरा चाहिए, बाकी मैं अपना पलंग भी खरीदूंगा, एसी भी खरीदूंगा, अलमारी भी खरीदूंगा, मैं सब कुछ खरीदूंगा। क्या पागल हो गया? टीवी भी खरीदूंगा, सब कुछ खरीदने लग जाऊंगा। ठीक है, तो पहले महीने की सैलरी और बहुत सारा लोन लेकर मैं अपने हाउस की बाकी एक्सेसरीज को खरीदने में पूरा कर जाऊंगा। तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो अभी आजकल ना फर्निश्ड फ्लैट्स का जमाना आ चुका है जहां पर आपको सब कुछ पहले से मिलता है। तो वहां पर जो बिल्डिंग है उसका भी किराया वो लोग लेते हैं, और ऑब्वियसली जो भी फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह है उसका भी किराया आप लोगों से लिया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके साथ साथ मैं ये सारा सामान भी किराए पर दे रहा हूं, तो क्या ये पूरा का पूरा रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा या किसी और तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा? तो यहां पर सरकार कहती है अगर आपका अग्रीमेंट सेपरेबल है, मतलब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किराएदार के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि बिल्डिंग का किराया 30,000 रुपए महीना, एसी, फ्रिज, बाकी एक्सेसरीज का किराया सपोज 10,000 रुपए महीना। ठीक है, तो अग्रीमेंट में सेपरेशन है, बताया हुआ है कि बिल्डिंग के लिए कितना और बाकी चीजों के लिए कितना। अगर ऐसा है तो ये जो 30,000 मैंने बिल्डिंग के लिए बताया है ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो 10,000 मैंने एक्सेसरीज के लिए बताया है, फर्निशिंग्स के लिए बताया है, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा वो। ठीक है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो फिर पूरा का पूरा पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, नॉट नेसेसरीली सिर्फ पीजीबीपी, आईएफओएस भी। ठीक है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, अगर मान लो मेरा काम नहीं है फर्नीचर वगैरह को रेंट आउट करना, तो फिर आईएफओएस हो जाएगी मेरे लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। तो देखो
अगर अग्रीमेंट आपका सेपरेबल है तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और रेंट ऑफ अदर एसेट्स विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर मेरा काम ही यही है कि मैं ये सब रेंट करता हूं, नहीं तो आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो टैक्सेबल इज रेंट इज टैक्सेबल, टोटल रेंट इज टैक्सेबल अंडर या तो पीजीबीपी या फिर आईएफओएस। ठीक, अच्छा। If let out property is not possible, let out of property, अगर property का let out is not possible without other assets, then total rent is taxable under the head PGBP IFOS, whether agreement is separable or not. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे co-working spaces आती है, ठीक है, co-working space आती है, तो मैंने क्या किया, मेरा एक मकान खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, उस पूरे मकान को मैंने co-working space बना दिया, उसमें मैंने डिविजन्स बना दिए और वहां पर मैंने हर डिवीजन में एक कंप्यूटर सेटअप करवा दिया, राइट, हर डिवीजन में मैंने कंप्यूटर सेटअप करवा दिया और वहां पर चेयर्स मैंने लगवा दी, राइट। अब जब मैं ये रेंट आउट कर रहा हूं तो इसमें बिल्डिंग का एरिया भी रेंट आउट हो रहा है और इसमें कंप्यूटर कुर्सी वगैरह भी रेंट आउट हो रहा है, टेबल चेयर कंप्यूटर वगैरह भी रेंट आउट हो रहा है, ठीक। अब यहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना टेबल चेयर कुर्सी के आपको को वर्किंग स्पेस दूं। आप खुद बताओ, आप जा रहे हो को वर्किंग स्पेस ढूंढने के लिए, ठीक है, और आपको सिर्फ कोई अगर ऐसा कमरा मिल जाए तो फिर आप उसमें क्या करोगे, आपको खुद से सारा सामान डालना पड़ेगा, तो यू वुड नॉट वांट दैट, राइट। तो इफ आई एम मेकिंग अ को वर्किंग स्पेस और मैं उस को वर्किंग स्पेस को रेंट पर दे रहा हूं, ठीक है, तो नाउ जो रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग है दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्सेसरीज, मतलब मुझे टेबल चेयर कंप्यूटर वगैरह देना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे को पीजीबीपी या आईएफओएस में माना जाएगा, टैक्स किया जाएगा। पीजीबीपी क्यों, अगर मेरा काम ही है कि मैं अलग अलग बिल्डिंग्स में कोवर्किंग स्पेसेस बना के रेंट पर देता हूं तो ठीक है, पीजीबीपी हो गया, मेरा बिजनेस है। लेकिन अगर बस ऐसे ही मैं रिटायर्ड हूं और मेरा एक मकान खाली पड़ा हुआ था, उस मकान को मैंने बनाकर दे दिया, तो अपना आईएफओएस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इधर एक और कॉन्सेप्ट है, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बिल्डर्स कौन कौन से हो गए, जैसे एक डीएलएफ बिल्डर है, ठीक है, अब बिल्डर ने हाउस प्रॉपर्टी बनाई, हाउस प्रॉपर्टी बनाकर उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, तो अगर बेचने के लिए रखा हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी उसका पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में अगर मकान बेचा जाता है तो फिर पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपका काम ही आप मकान बना के बेचते हो। तो अगर आपने मकान को बेच दिया तो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन अगर आपने मकान को लेट आउट किया तो फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल कर लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज ये है कि सपोज आपने मकान बनाकर रख लिया, ठीक है, मकान बनाकर रख लिया, आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप उसको किराए पर भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। किराए पर क्यों नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो अरे ग्राहक आएगा तो बिक जाएगा, आई एम फाइंडिंग द राइट बायर, आई वांट टू गेट द राइट बायर, आई वांट टू गेट द राइट प्राइस फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेंटिंग इट आउट, राइट। और आप किराए पर भी नहीं दे पा रहे हो, आप बेच भी नहीं पा रहे हो, तो सरकार कहती है 2 साल तक ये वाली नौटंकी हम झेलेंगे, ठीक है। जिस साल आपका मकान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके एंड से 2 साल के अंदर अंदर तुम्हारी ये वाली नौटंकी झेलेंगे कि राइट बायर नहीं मिल रहा, राइट बायर नहीं मिल रहा, राइट बायर नहीं मिल रहा। अगर 2 साल के बाद भी वो मकान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है तो हम उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे और फिर उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये वाली बात है बस। So where the house property is held as stock in trade and not let out during the previous year, then net annual value shall be treated as nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the construction is completed. For example, DLF builders completed construction of one house property on 16th July 2022, ठीक है, तो 22-23 में कंप्लीट हुआ, राइट, तो 23-24 और 24-25 यानी 31 मार्च 2025 के बाद इसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। So in this case, if such house property is not let out, the net annual value of such house property shall be treated as nil till 31st March 2025. From previous year 25-26, this house property shall be treated as deemed let out and income will be taxable under income from house property. And now comes the last concept. Now comes the last concept of income from house property. और कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 8 मिनट हो गया। We are well within time. हम बहुत आराम से आज भी income from house property कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहता तो मैं आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस भी दे सकता था बोल के तो सिर्फ फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है, नो, बट आई वांटेड दिस कोर्स टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, दैट्स व्हाई मैंने आपको मेन नोट्स दिए, ठीक है, मेन नोट्स दिए विद सॉल्यूशंस दिए, जिससे आप प्लीज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको और कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैं यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं वो फुल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, लेक्चर फास्ट ट्रैक है, नोट्स पूरे हैं,
ठीक है, लेक्चर फास्ट ट्रैक है लेकिन नोट्स पूरे कॉम्प्रिहेंसिव है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं जो मेरे मेन बैचेस में होते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों को दिए हुए हैं, तो प्लीज आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन आप लोग प्लीज करते रहो, ठीक। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप का, ठीक है, डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। इसका मैं आपको पहले थोड़ा सा बेस बता देता हूं, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसको किराए पर भी दिया हुआ है, तो उससे जो भी किराया आएगा वो मेरी इनकम में टैक्सेबल होगा, ठीक है। मेरी बाकी भी बहुत सारी इनकम है, तो सपोज साल का 12 लाख रुपए में बाकी कमाता हूं, ठीक है, और 2 लाख रुपए मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमाता हूं, तो मेरी साल भर की टोटल इनकम कितनी होगी? 14 लाख हो गई। हमने देखा था कि 14 लाख है मतलब 10 लाख से ऊपर है, तो मैं 30% के स्लैब रेट पे आ गया, मैं 30% के स्लैब रेट पर आ गया, राइट। 4 लाख पर मुझे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूं या अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूं जिनकी कोई इनकम नहीं है, और मैं दिखा दे रहा हूं कि ये बच्चा जो है मेरा, ये हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो जो भी 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम आ रही है वो इस बच्चे की इनकम है। अब बच्चे की कोई और इनकम तो है नहीं, और 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन है, तो 2 लाख रुपए पर मैंने टैक्स बचा लिया, ठीक है। इस तरह से 2 लाख रुपए पर मैंने टैक्स बचा लिया, हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया अपने बच्चे के नाम पर, ठीक है, बच्चे से कुछ पैसा नहीं लिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने बच्चे के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद मैंने दिखा दिया कि हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो बच्चे की इनकम होगी, क्योंकि नाउ बच्चा इज दी ओनर, राइट। तो सिंस बच्चा इज दी ओनर तो मैंने उसको टैक्स बचा लिया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 27 आया, जिसने डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट निकाला। डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करते हो, अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या फॉर विदाउट एनी कंसिडरेशन, या तो आप बिना कंसिडरेशन के उसको दे देते हो या तो आप सस्ते में दे देते हो, तो अब डीम्ड ओनर आप ही माने जाओगे और जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है और ये लोग कहते हैं आज से मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, आज से तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी, ठीक है, और मैं यहां पर रहूंगा तू वहां पर रहेगी, और उस केस में अगर सरकार कहती है कि ठीक है अपना घर इसके नाम पर करो, फिर विदाउट कंसिडरेशन है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बीवी को जो रेंटल इनकम आ रही है उसको उस पर भी टैक्स पति पे करे और वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के पास बहुत बड़ा सा घर था, ठीक है, कोर्ट ने पत्नी से कहा कि पति के नाम पर घर ट्रांसफर करो, राइट, पति को इनकम आ रही है और पति को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे कर रही है बीवी, तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर उस केस में पति को ही टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो यहां पर है एक्सेप्शन क्या है? ट्रांसफर इन कनेक्शन ऑफ लिविंग अपार्ट, ठीक है। तो अगर अलग अलग रहने का अग्रीमेंट हुआ है और उस केस में मकान को ट्रांसफर किया गया है विदाउट कंसिडरेशन या फ्री या फॉर लेस कंसिडरेशन, तो डीम्ड ओनर ट्रांसफरर को नहीं माना जाएगा, ट्रांसफरी को माना जाएगा। दूसरा, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, ठीक है। तो वही बात है, अगर मैं अपने छोटे बच्चे माइनर चाइल्ड 18 साल से कम के बच्चे को मैं ट्रांसफर कर देता हूं विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर उसको डीम्ड ओनर मैं ही माना जाऊंगा। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, अगर माइनर मैरिड डॉटर को मैं ट्रांसफर करता हूं तो डीम्ड ओनर मैं नहीं माना जाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो मेरी छोटी बच्ची है, 18 साल से उसकी उम्र कम है, मैंने उसकी शादी करा दी, ठीक है, भगवान जाने ऐसा लोग क्यों करते हैं, बट अगर मान लो करवा दी, तो वो मेरी माइनर डॉटर है और वो शादी हो चुकी है। अगर उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं तो जो भी इनकम आएगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर इम्पार्टेबल एस्टेट का मैं ओनर हूं, उसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इट मींस प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, द मेन होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर, ठीक है। तो जो मेन ओनर है उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, तो जो भी इनकम आती है वो उसी ओनर के, मेन ओनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे जो आप लोग देखते हो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। तो जो हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, फ्लैट्स की ओनर एक्चुअली वो हाउसिंग सोसाइटी है। जैसे नोएडा में एक बिल्डिंग है एक्सप्रेस ग्रीन, वहां पर मेरा फ्लैट था, मतलब अभी भी है, वो किराए पर दिया हुआ है, ठीक है। तो नोएडा में जो मेरा फ्लैट है एक्सप्रेस ग्रीन्स वाला, तो एक्सप्रेस ग्रीन्स में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे के सारे फ्लैट्स की ओनर कौन है? एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन EGRWA इज द ओनर ऑफ ऑल द फ्लैट्स ऑफ एक्सप्रेस ग्रीन्स। लेकिन किराए पर कौन रह रहा है?
किराए पर कौन रह रहा है? अलग अलग लोग रह रहे हैं ना, तो उन्हीं लोगों को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। मतलब अगर सपोज मैं एक्सप्रेस ड्रीम में किसी एक फ्लैट में किराए पर रह रहा हूं तो आई ओन दैट प्रॉपर्टी, और अब अगर मैं उस मकान को किसी और को रेंट पर दूंगा, अगर मैं उस मकान को रेंट पर दूंगा तो फिर उसकी इनकम मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे अरे ईजीआरडब्ल्यू के हाथ में टैक्सेबल होगी, नहीं, वो मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, सो आई विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, in case of immovable property, if possession is acquired in part performance of a contract, then assessee is treated as deemed owner from the date on which he obtained possession. Part performance of a contract का क्या मतलब होता है? पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, ठीक है, सपोज आप में से कोई आया मेरे पास, कहता है भैया आपका नोएडा वाला मकान खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, आप मेरे को रहने के लिए दे दो। मैंने कहा ठीक है, रह लो जाकर, ठीक है। उसने कहा कि भैया ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जो भी पेपर वर्क है ना उसको फटाफट से कर देते हैं। मैंने कहा यार देख, पेपर वर्क का तो क्या है, वो तो होता रहेगा, तू एक काम कर, तू रहना उसमें शुरू कर दे, ठीक है, तू उस मकान में रहना शुरू कर दे, तेरे ऊपर मेरा पूरा ट्रस्ट है, तू रहना शुरू कर, जब भी मैं बाद में थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो उसके बाद में ये पेपर वर्क भी हम लोग कर लेंगे, राइट। आपने कहा ठीक है, और आपने उस मकान में रहना शुरू कर दिया। आप उस मकान में रह रहे हो और आपने उस मकान को किराए पर भी दे दिया, थोड़ा सा पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। तो आप उस मकान में एक कमरे में खुद रह रहे हो, 2 कमरे आपने पीजी चला दिया, ठीक है। अब वहां पर और लड़के लड़के आ रहे हैं पीजी में और आप उनके साथ पार्टी कर रहे हो दिन भर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपने अगर उस मकान को किराए पर दिया और फिर उससे आपको किराए की इनकम आएगी, आप क्या बोलोगे, अरे प्रॉपर्टी ट्रांसफर मेरे नाम पर थोड़ी हुई है, मैंने तो निशु भैया से कहा था कि ट्रांसफर करो, मेरे नाम पर निशु भैया ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नहीं, तो निशु भैया इज दी ओनर, तो ये जितनी भी रेंटल इनकम है निशु भैया के हाथ में ट्रांसफर होगी। लॉ कहेगी मेरे मत्थे पे कुछ बड़ा बड़ा लिखे है कि, तो ये भी आप ही के हाथ में ट्रांसफर होगी, टैक्सेबल होगी। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस क्या हुआ कि आपने रहना शुरू कर दिया लेकिन ट्रांसफर एक्चुअली लीगली नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस हो गया। पार्ट परफॉर्मेंस दैट इज अ लीगल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन योर नेम इज स्टिल रिमेनिंग, बट सिंस यू आर द पोजेसर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यू विल बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, और इससे कोई भी इनकम आएगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। लास्ट, if any house property is acquired under long term lease 12 साल या उससे ज्यादा, then acquirer is treated as deemed owner, ठीक है। तो मैंने अगर अपने हाउस प्रॉपर्टी को 12 साल या उससे ज्यादा के लिए आपको किराए पर दे दिया, लॉन्ग टर्म लीज के लिए मैंने आपको किराए पर दिया, तो फिर ओनर आप माने जाओगे, ओनर मैं नहीं माना जाऊंगा, राइट। चलो आ जाओ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी एट मार्केट वैल्यू 38 लाख रुपए टू हिज वाइफ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओहो बेबी, हियर्स अ गिफ्ट फॉर यू। कुछ नहीं, The income from such house property is 2 lakh rupees. How will the property income be taxed? तो ये बेबी के हाथ में टैक्सेबल होगी या बाबू के हाथ में टैक्सेबल होगी? तो ये बाबू के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये राजेश के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि अपने स्पाउस को इसने inadequate consideration या free of cost without consideration ये मकान ट्रांसफर किया है। तो मिस्टर राजेश will be treated as a deemed owner of the house property and then taxable in the hands of Mr. राजेश। ठीक, ये हो गया। In this case, Mr. Rajesh has transferred his house property to his wife in natural love and affection, that is otherwise than for adequate consideration. Therefore, he will be the deemed owner of the house property, and hence income of 2 lakh rupees will be assessed in the hands of Mr. Rajesh as income from house property. Next, Mr. Amit gifts a property valuing 10 lakh rupees to his minor child. The annual income from such property is 2 lakh rupees. How will the property income be taxed? तो इसी के हाथ में टैक्स होगी, अमित के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। माइनर चाइल्ड को दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो जो भी ये 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, जो 2 लाख रुपए की इनकम है, अमित के हाथ में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, What will your answer be if in the above case Mr. Amit has gifted the house property to his minor married daughter? अगर माइनर शादीशुदा बेटी को देता तो फिर माइनर शादीशुदा बेटी के हाथ में ही ये इनकम टैक्सेबल होती, अमित के हाथ में नहीं, ठीक है। अमित would not have been deemed to be the owner। इधर देखो, Mr. Anuj gives his house property to Mr. Dinesh on lease for 20 years। 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पर दिया। However, the lease is to be renewed by Mr. Dinesh every year। पर हर साल के बाद लीज रिन्यू होनी है, तो काहे का 12 साल के लिए दिया, काहे का 12 साल के लिए दिया, काहे का 20 साल के लिए दिया? मैं कह रहा हूं मैं आपको 20 साल के लिए किराए पर दे रहा हूं, लेकिन सुनो, किराए वाला जो अग्रीमेंट है ना हर साल रिन्यू होगा। अब अगर किराए वाला अग्रीमेंट हर साल के लिए रिन्यू होगा तो हर साल जब आप आओगे तो आपको मन में ये डर रहेगा ना, पता नहीं किराए में, पता नहीं मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं रिन्यू नहीं कर रहा, अब जाओ भाड़ में। तो पहले कहां श्योरिटी है कि लॉन्ग टर्म के लिए 12 साल से ऊपर की लीज हुई है? तो क्या मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा? नहीं, मैं डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा। दिनेश डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, अनुज ही ओनर रहेगा, ठीक है।
आई होप ये बात समझ में आ रही है। अनुज ने दिनेश को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की 20 साल के लिए, लेकिन कंडीशन डाली कि हर साल आकर लीज अग्रीमेंट रिन्यू करवाना होगा तुझे, राइट? और वो लीज अग्रीमेंट क्योंकि अगर हर साल के लिए आकर वो करवाना होगा तो एक ही साल के लिए तो रिन्यू होगा ना, तभी तो हर साल आएगा वो रिन्यू करवाने। अगर आपने एक ही बार 2 साल के लिए या 3 साल के लिए रिन्यू कर दिया तो 2-3 साल के लिए गायब हो जाएगा, क्यों आएगा रिन्यू करवाने? ठीक है, तो हर साल अगर रिन्यू करवाने के लिए आने की जरूरत है तो इसका मतलब कि एक बार में एक ही साल के लिए तो किराए पर दिया आपने, और हर साल एक अनसर्टेनिटी है कि आप लीज को कैंसिल कर दो। तो यहां पर डीम्ड ओनर वाला तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं। और डीम्ड ओनर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर मान लो पहले ही 12 साल से ऊपर के लिए दिया होता तो दिनेश जो अक्वायरर है, ये रहा दिनेश बन जाता आपका डीम्ड ओनर, राइट? लेकिन इस केस में अनुज ही ओनर है, तो इस केस में अनुज ही ओनर माना जाएगा, वही टैक्स देगा। What will your answer be if in the above case Mr. Anuj gives his house property on lease to Mr. Dinesh for 2 years, 2 साल के लिए दिया, and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on payment of a specified sum and so on for indefinite period। अब देखो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वाले अग्रीमेंट में क्या किया, इस वाले अग्रीमेंट में मैंने आपसे कहा कि अभी मैं आपको मकान 2 साल के लिए दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज डाल दी है, 2 साल बाद आकर मेरे को 2 लाख रुपए दो, 2 साल के लिए फिर से लीज रिन्यू कर दूंगा, ये आज ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो क्या 2 साल के बाद कोई अनसर्टेनिटी रही? 2 साल के बाद कोई अनसर्टेनिटी नहीं रही, ठीक है, 2 साल के बाद कोई अनसर्टेनिटी नहीं रही है। मैंने आपसे कहा कि मकान मैंने आपको किराए पर दिया 2 साल के लिए, 2 साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, एक फिक्स्ड सम पे करो, एक फिक्स्ड सम पे करने के बाद 2 साल के लिए फिर से रिन्यूअल हो जाएगा, फिर 2 साल बाद आओ, फिक्स्ड सम पे करो और फिर से रिन्यूअल हो जाएगा, फिर 2 साल बाद आओ, फिर एक फिक्स्ड सम पे करो और रिन्यूअल हो जाएगा। ये चीज मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है। तो ऐसे तो 12 साल से ज्यादा का भी लीज एग्रीमेंट हो सकता है ना, ठीक है? इसको अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि सर यहां पर तो 2 ही साल का एग्रीमेंट है। नहीं, थोड़ा सा सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आना पड़ेगा आपको। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है कि हमने पहले ही दिन ये डिसाइड किया कि तुम्हारी मर्जी है, पहले ही दिन हमने डिसाइड किया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें 12 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, 30 साल के लिए करना है, जिंदगी भर के लिए करना है, तुम्हारी मर्जी है। तुम जब तक इस पर किराए पे रहना चाहते हो तुम रहो, बस हर 2 साल बाद आकर मेरे को एक फिक्स सम पे कर दो। अब अगर 2 साल बाद आकर तुम कहते हो कि नहीं करना मेरे को, तो नहीं करना, वेरी गुड। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये लीज एग्रीमेंट हो गया ना फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है? समझ रहे हैं इस बात को? मेरे हिसाब से तो दिस इज अ लीज एग्रीमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो क्या अब डीम्ड ओनर मैं ही रहूंगा? नहीं, अब डीम्ड ओनर अक्वायरर हो जाएगा। So what will be your answer if in the above case Mr. Anuj gives his house property on lease to Mr. Dinesh? So Dinesh is the acquirer, he will be the deemed owner for 2 years and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on payment of a specified sum and so on for an indefinite period. तो इस केस में दिनेश जो है वो डीम्ड ओनर कहलाया जाएगा। एंड विद दिस वी कंप्लीट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 1 घंटा 22 मिनट की क्लास आपकी हुई है और हम लोगों ने शुरू के 15 मिनट में तो काफी सारा वो रिवीजन वगैरह भी किया, काफी और भी चीजें बताई। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका हो चुका है। प्लीज 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 जो नोट्स में आपको क्वेश्चंस दिए हुए, प्लीज उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा विद सॉल्यूशंस, वर्किंग नोट्स, सब कुछ आपको दिया हुआ है। लेकिन पढ़ना आपके हाथ में है, पढ़ना आपके हाथ में है, ठीक है? तो नोट्स मैं दे सकता हूं, रिवीजन मैं करवा सकता हूं, मैं सब कुछ करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन नोट्स की प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना, रिवीजन शेड्यूल बनाना, रिवीजन शेड्यूल फॉलो करना, ये आपके हाथ में। मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच, सॉरी अनअकैडमी प्लस के वार्म अप बैच में जीएसटी चल रहा है फॉर मई और नवंबर 23 दोनों के लिए चल रहा है। मई के लिए ज्यादा रेलेवेंट है वो, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए पर क्लिक करोगे, सीए पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट पर आ जाओगे, सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, खुल जा। फिर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आ जाओगे, सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। आप यहां पर गेट प्लस पर क्लिक करोगे, गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर अभी 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 10% का एडिशनल ऑफ का ऑफर चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। और यहां पर आप मेरा कोड अगर डालोगे निष्ठेन और इसको अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। I'll see you guys tomorrow with capital gains. Take care, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।